Okay, here from now onwards we will go deep into every articles, and remember this is very important as far as your prelims is concerned and also mains is concerned. बुलाओ अंदर बुलाओ. As far as your mains is concerned, so this is very important for your prelims as well and mains as well. ठीक है, व्यापम हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, this is very important. ठीक है. So article 12, what is there in article 12? Definition of state. ठीक है. In this part you will come very often very frequently with the word called state. तो वो जो स्टेट वहाँ कह रहा है, इट इज़ नॉट छत्तीसगढ़, इट इज़ नॉट हरियाणा, इट इज़ नॉट मध्य प्रदेश. Actually, it is defined here in Article 12. Whenever this here in the part 3, Constitution will use this word state. तो आपको उस स्टेट से क्या समझना है, क्या समझना है? देखो, फंडामेंटल राइट्स और राइट्स गारंटीड अगेंस्ट स्टेट्स एक्शन. गारंटीड क्या है? फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गारंटीड अगेंस्ट स्टेट्स एक्शन. वो जिसको स्टेट बोल रहा है ना, उसके अगेंस्ट में आपका फंडामेंटल राइट खड़ा है. मीन्स आपको स्टेट जो है, स्टेट की मनमाने रवैये से आपका फंडामेंटल राइट रोकेगा, है ना. ये फंडामेंटल राइट एक्चुअली क्या है? स्टेट के अगेंस्ट खड़ा होता है. अब इस स्टेट में क्या है अभी समझ में आ जाओगे. ये लाइन देख लिया ना, फंडामेंटल आर द राइट्स गारंटीड अगेंस्ट स्टेट्स एक्शन. देखो अब समझ में आएगा यहाँ. what do you mean by actually state? So article 12 has first of all defined the word state. कि जैसे ही वो बोलेगा कि मैं स्टेट कहूँगा तो आपको क्या समझना है. अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट and who is the authority, who is the body, which is the body which prepares law for the central government? Parliament. State government, and the law making body for state government is state legislature. Local bodies, panchayats, municipalities, district boards, improvement trust and all. Then statutory or non-statutory authority. ये कहाँ गया? सर लोकल बॉडीज नीचे जो आ रहा है वो सब लोकल बॉडीज. हाँ ये एरो यहाँ है, ये है, ये लोकल बॉडीज़ हैं. ठीक है. पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सुना स्कूल में. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, टू एस्टैब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वी हैड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटी ये आया. ठीक है. पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड ऑल. एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ये मिस कर गई है. एक्चुअली दिस इज ONGC, LIC, SAIL, etc. SAIL, etc. What are these? ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, Life Insurance Corporation, Steel Authority of India Limited. Actually, these are government-owned corporations. ये कंपनीज हैं, समझ जाओ कंपनीज हैं. किसकी हैं? गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट की हैं. तो ये भी स्टेट में इंक्लूड होता है. ऑयल एंड नेचुरल गैस, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, सुधार न्यास, ये सब होता है ना. सुधार न्यास, सुधार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब के लिए जो ट्रस्ट बनाया जाता है वो है वो. हमको ये दिखता नहीं है. कई जगह जैसे ट्राइबल वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, हमारे यहाँ दिखता नहीं है. ठीक है. प्राइवेट बॉडी एजेंसी. अब इसकी ये वाई दिस प्राइवेट बॉडी एजेंसी इज हियर मेंशन्ड इन येलो कलर, बिकॉज this is actually considered under the definition of state by Supreme Court. This is not mentioned in the article 12 in the Constitution. According to article 12, state includes central government, parliament, state government, state legislature, local bodies, nagar panchayats, municipalities, district board, improvement trust, etc. Statutory or non-statutory authorities like ONGC, LIC, SAIL, etc. ये. सो अब देखो यहाँ पर क्या बोला. फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स गारंटीड अगेंस्ट स्टेट्स एक्शन. ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में है. ये सारे स्टेट हैं, ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड हैं.
मतलब those fundamental rights actually are against these states action. These central government, whether central government or parliament by any law, state government or state legislature by any law, local bodies, panchayat, municipalities या ONGC, LIC, SAIL, they are not authorized to snatch your fundamental rights or violate your fundamental rights, है ना. तो ये आपको they cannot exploit you, so constitution has given you fundamental rights through part 3 of Indian constitution, so it becomes against these states, है ना. ये मनमानी नहीं कर सके, आपके फ्रीडम को रोक नहीं सके, तो ये क्या एक्चुअली क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट स्टेट्स एक्शन. ये हो गया ये. तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कैसे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिस इज इंक्लूडेड और दिस इज नॉट इंक्लूडेड. और गारंटी है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे डाल देगा स्टेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब डाल देगा. जबकि आपको पता होना चाहिए अंडर आर्टिकल 12 स्टेट इंक्लूड्स नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग बॉडी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट, state government and the law making body state legislature, then local bodies like panchayats, municipalities, etc., then statutory or non statutory bodies like SAIL, ONGC, SAIL, etc. बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है. यही है यहाँ. now according to Supreme Court, in some ruling Supreme Court gave this verdict that private body or agencies they are also included under the definition of state. जैसे मैंने बताया था ना, प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे जितेश प्राइवेट बॉडी म्यूचुअल फंड प्राइवेट बॉडी है. म्यूचुअल फंड एक योजना है कि इंश्योरेंस की. प्राइवेट बॉडी मतलब तू हो गया तोर भाई हो गए, ये प्राइवेट बॉडी है. प्राइवेट एजेंसी बोले तो गवर्नमेंट के लिए कोई एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, जैसे गवर्नमेंट ने रोड बनाने का ठेका दे दिया किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, तो प्राइवेट बॉडी वो भी शामिल हो गई, है ना. जैसे एक जितेश के भाई एक दिन एला का करीस वेला कुर्सी उर्सी में खुसरी में बांध दीस और एक हफ्ता भर कैद कर दीस, है ना. तो अब जितेश की बाई भी यहाँ शामिल हो गई. क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट है, कोई इसको कैद करके नहीं रख सकता है. फिर अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32, है ना, यू हैव द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग योर फंडामेंटल राइट. लेकिन तुम तो बंधे हुए, तुम जा नहीं सकते, तो तुम्हारी जगह कोई और जा सकता है. तुम्हारी गर्लफ्रेंड जा सकती है, एक्स जा सकती है, या अनदर वाइफ जा सकती है, या भाई जा सकता है, जिसको तुम्हारे हालात के बारे में पता चल जाए, और वो सीधे टेकिंग दिस एडवांटेज ऑफ आर्टिकल 32 ही विल मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग योर फंडामेंटल राइट. वो चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट विल इन्वेस्टिगेट वेदर योर फंडामेंटल राइट इज एक्चुअली वायलेटेड और नॉट. सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, पुलिस टीम भेजेगी, वो जांच करेगी एंड दे विल फाइंड अरे सच में इसको कैद करके रखा हुआ है ना. फिर आफ्टर दैट ऑन व्यूइंग दोज रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट विल कंफर्म ओके हाँ उसका फंडामेंटल राइट छीना गया है. अब क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग योर फंडामेंटल राइट विल डायरेक्टली इशू अ रिट हैबियस कॉर्पस. और जैसे ही हैबियस कॉर्पस रिट इशू हो गया, इट मीन्स इट्स एन ऑर्डर टू योर वाइफ जिन्होंने कैद करके रखा है. 24 घंटे के भीतर सशरीर उसको उत्पन्न कोर्ट के सामने लेकर आओ, लेकिन विद सोल भी साथ में रहना चाहिए, सिर्फ बॉडी नहीं, है ना. हाँ, कि टू प्रेजेंट दैट जिसको तुमने कैद करके रखा है उसको कोर्ट में हाजिर करो विद सोल. अगर मान लो उसकी बॉडी बस मिली, सोल नहीं मिली, तो फिर मर्डर का केस चलेगा, है ना. ठीक है. तो अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और एक और क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाओ, मैं पूछूंगा अगर कि भाई अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 इंक्लूड्स, मैंने ये सब दे दिया, है ना. कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 12 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछा और आपको ऑप्शन से देख के समझ जाना ओके मतलब ये भी इंक्लूड हो रहा है, ऑप्शन से देख के समझ जाओगे आप. लेकिन अगर आपसे पूछा कि ये पांचों दे दिया और बोला कि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट विच इज अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये
सर इसके पहले अगर क्या बोलते थे कि वो इंक्लूड नहीं होगा तो वो किस पे रहेगा, वो कि लोगों देखो According to- अगर इन जनरल बोला जाए तो आपको अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 12 स्टेट इंक्लूड्स, ये है पांचों है, ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये है, ये नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ये है ना? नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता और इसको ऐड कर देते तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हो जाता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में वो है लेकिन प्रोविजन में वो नहीं है, ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ऐसा वो नहीं है। ये सुप्रीम अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इट इज इंक्लूडेड अंडर स्टेट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, नाउ the rights that are available against the state actions only are violated by the private individuals. There is no constitutional remedies but only ordinary legal remedies. अब क्या बोल रहा है देखो, the rights that are available against the state's action only are violated by the private individuals. स्टेट के एक्शन के खिलाफ जो तुम्हें राइट्स मिले हुए हैं, है ना, वो क्या बोल रहा है, आर वायलेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल बोले तो जो राइट्स तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जैसे कि किसी की वाइफ ने अगर उसके कोई राइट छीना है तो फिर क्या बोल रहा है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बट ओनली ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज, ये बोल रहा है। आर्टिकल 32 इज एक्चुअली व्हाट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब आर्टिकल 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन की सिचुएशन में रिट्स इशू कर सकता है, एनफोर्स करा सकता है आपके राइट्स को, लेकिन दैट इज़ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड दैट इज़ ओनली अगेंस्ट इफ योर दैट इज़ ओनली व्हेन इफ़ योर फंडामेंटल राइट्स आर वॉलेटेड। बट मैंने आपको अच्छा एक चीज़ मैं उससे पहले बता दूं, एज फार एज रिट जुरिडिक्शन में हैबियस कॉर्पस, थोड़ा कल देखे थे ना, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, और ये एक्चुअली दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट्स, है ना। जैसे बोला ना कि किसी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया और उसको कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं कर रहे, है ना, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे, एंड इट्स योर राइट, अगर आपका किसी को अगर पुलिस कस्टडी में लेती है तो इट्स हिज राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल कि 24 आवर्स के भीतर उसको कोर्ट में प्रेजेंट करो, हाजिर करो। लेकिन किसी को गिरफ्तार किया पुलिस ने और 2 दिन बीत चुके हैं और उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया, अब उसके माता पिता भाई बहन कोर्ट पहुंच जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, जा सकते हैं, आर्टिकल 32 जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे फलाना तारीख को फलाना समय पे पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन ने मेरे हस्बैंड, मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे जिसको भी कैद कर लिया है, लेकिन अभी तक उसका अता पता नहीं है, ठीक, अभी तक उसका अता पता नहीं। तुरंत कोर्ट जो है जांच टीम भेजेगा, इन्वेस्टिगेट कराएगा और जांच करने के बाद बोलेगा हाँ तुमने कस्टडी में लिया तो तुमने उसको कोर्ट में कैसे प्रेजेंट नहीं किया, तुरंत हैबियस कॉर्पस एक रिट इशू कर देगा और बोलेगा, और वो हैबियस कॉर्पस एक रिट जो है वो एक्चुअली होगा, इट विल बी द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 24 घंटे के भीतर प्रेजेंट करो कोर्ट में, है ना, बिल्कुल होगा ना। अगर फिर वहाँ पे अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनके खिलाफ भी केस चलेगा, है ना, ये होता है, ठीक है। चलो, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज मतलब आप कोर्ट जा सकते हो, फिर आर्टिकल 32 के तहत नहीं जाओगे, फिर ऑर्डिनरी कोर्ट में सूट करोगे, केस करोगे कि पुलिस ने, कोर्ट में कंप्लेंट करोगे कि पुलिस ने उसको, मतलब मेरी इसकी बाई ने इसको कैद कर लिया है, और जाके पुलिस कोर्ट में जाओगे, पुलिस में कंप्लेंट करोगे, ऑर्डिनरी लीगल रेमेडी है। हाँ,
हाँ, देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बट ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज आर अवेलेबल। ठीक, लॉस आर्टिकल 13 आ जाओ। 12 में केवल उतना है जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, आर्टिकल 13 laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। void मतलब invalid। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि those laws which are going against your fundamental right shall be considered invalid or void। ये बोल रहा है, आर्टिकल 13 बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई दर्द? कोई भी लॉ मतलब कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकता, है ना? ठीक, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द कोर्ट्स। अब एक और चीज़ आपसे पूछ देगा, कौन से? आर्टिकल 13। तो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स एक्चुअली द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द कोर्ट्स, बोथ टू द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। आपसे क्यों जुडिशियल रिव्यू यहाँ देख रहे हो आप लोग? क्योंकि देर इज़ नो सेपरेट प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग दिस अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, व्हेन इन कन्फ्यूजन और कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इंटरप्रेट, वो भी कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट और सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि उसके मान लो हाई कोर्ट ने कोई डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्राइब किया, व्याख्या दी, ठीक, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, और सुप्रीम कोर्ट फिर जो इंटरप्रिटेशन देगा दैट विल बी द फाइनल वन। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर। ठीक, हाई कोर्ट इज ऑल्सो हैविंग दिस अथॉरिटी एंड सुप्रीम कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट इन एनी केस while in the hearing of any case, Supreme Court said, by the virtue of Article 13, we are having the power of judicial review, not by only Article 13, but Article 13 and 226. ये दोनों, they referred these both articles of Indian Constitution, Article 13 and Article 226. Referring these articles and giving interpretation, Supreme Court said, we are having this power of judicial review, and not even we, but also high courts are also having this power of judicial review. What is judicial review? Judicial review actually, under this power of judicial review, Supreme Court and High Court, they both can check the constitutionality of the laws made by legislatures and the orders passed by executive. ठीक है, क्या है? They will check the constitutionality of the laws made by the legislature, whether central legislature is parliament and state legislature you already know. दोनों ने कोई लॉ बनाया and that is going against the constitutional provision, then it is unconstitutional. And if central executive or state executive they passed any order to implement those laws, then those laws if goes against your constitutional provision, then they are also unconstitutional. So under the power of judicial review, Supreme Court and High Courts, they both have this power by virtue of which articles? Article 13 and Article 226. By virtue of Article 13 and 226, Supreme Court and High Court both can check the constitutionality of the laws made by legislature and the orders passed by executive, and while doing so, if they found those laws and orders unconstitutional, they can declare that laws and orders unconstitutional, null and void. फिर वो लॉ रद्द हो जाएगा, वो ऑर्डर क्वैश हो जाएगा। मतलब ये राइट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों by the virtue of Article 13. It's not actually, this word judicial review is nowhere mentioned in the Constitution. They have made this interpretation. Supreme Court have made this interpretation that by virtue of Article 13 and Article 226 we have this power of judicial review. ठीक है, समझ गया ना? सर और ये क्लियरली कोई मेंशन नहीं कि आप जुडिशियल रिव्यू, हाँ, नहीं है, कहीं नहीं है। तो उन्होंने माना है। हाँ, उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 226 को जब हमने पढ़ा, हम अंदर गए तो हमने ये शक्ति अपने पास पाई है। ठीक, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है कहीं। देयर इज नो एनी प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये वो मोहन राव केस वाला ही जुडिशियल रिव्यू
रोमन रॉ वाले में हाँ हाँ ठीक। तो सर ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है जुडिशियल रिव्यू की कोई भी लॉ कुछ भी तो एक खुद ही जैसे कोई भी केस आएगा तो वो अपने पास ला के बोल सकती है कि नहीं है। हाँ ठीक है, ये समझ गए आप। आइए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। नाउ अंडर आर्टिकल 13 यू कैन हैव 2 or 3 थियरीज। अब वो आर्टिकल के प्रोविजन के अंदर आप उसको आप थियरीज के रूप में देखेंगे। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 देखो क्या बोल रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंस के लिए है, लेकिन प्री में भी क्वेश्चन सब नेचर जो देखा जा रहा है प्री में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स जानते हो व्हाट डू मीन बाय एक्लिप्स? ग्रहण है ना। ग्रहण किसको बोलते हैं? मान लो मैंने कहा सोलार एक्लिप्स, तो क्या होता है सोलार एक्लिप्स में? सूर्य नहीं दिखता ना, सूर्य को ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण बोलूँगा तो चंद्रमा नहीं दिखेगा, चंद्रमा को कोई ढक लेगा। सूर्य ग्रहण बोलूँगा तो सूर्य को कोई ढक लेगा, है ना। ये क्या बोल रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब देखो ये कैसे, इसको समझो। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बोलता है? ऑल द लॉज प्रेवलेंट इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बिफोर 26 जनवरी बिफोर 26 of जनवरी 1950। चलो कमेंसमेंट डेट जानते हो आप? 26 ऑफ जनवरी 1950 इज द कमेंसमेंट डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इससे पहले भी तो लॉज बने होंगे ना कुछ। हम 47 से आज़ाद हो गए, बने ना, टेम्पररी गवर्नमेंट और कैबिनेट था उस समय। ठीक, ओके। जैसे CRPC, CPC, ये तो ब्रिटिश ज़माने का, आज भी हम चला रहे हैं, है ना, आज भी हम चला रहे हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? और द लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मीन्स बिफोर 26 जनवरी 1950। if these laws goes against fundamental rights, means if these laws they violate fundamental rights or they go against fundamental rights, which is वो कब आया? 26 जनवरी 1950 को FR आया ना, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो पार्ट 3 लॉन्च हुआ और फिर हमको फंडामेंटल राइट्स मिले। तो ऑल दीज लॉज, तो क्या होगा, क्या बोल रहा है कि इन्हें, इस इन लॉ को ग्रहण लग जाएगा। इस लॉ को, इफ द गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये लॉ ढक जाएंगे। इफ दे गो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, एक्लिप्स लग जाएगा, इनको ग्रहण लग जाएगा। मतलब ये लॉ अगर FR को इफेक्ट करेगा तो वो बिल्कुल, अगर वो FR के अगेंस्ट जा रहा है तो वो लॉ, उस लॉ को ग्रहण लग जाएगा। लेकिन टू दैट एक्सटेंट टिल इट इज गोइंग अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। सपोज ये पूरा लॉ है, ठीक है, इसमें इतने सारे क्लॉज हैं, ये पूरा लॉ है, लेकिन इसका ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा है, तो क्या बोल रहा है? इनको ग्रहण लग जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएंगे, ये जो है एक्टिव ही नहीं रहेंगे, केवल ये अप्लाई होंगे, है ना। जो अगेंस्ट जा रहे हैं वही सर, वही, मतलब पूरा का पूरा लॉ नहीं, टू दैट एक्सटेंट टिल इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, उनको ग्रहण लग जाएगा। अच्छा, अब ये बोला दूसरा। अब भाई आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी तो कर सकती है पार्लियामेंट, अमेंडमेंट भी कर सकती है ना। वो बोलता है कि इन फ्यूचर इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी अमेंडमेंट, इफ पार्लियामेंट मेक्स एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो अमेंडमेंट करने के बाद, उस अमेंडमेंट के बाद ये लॉ आप इसको वायलेट नहीं कर रहे हैं, उस अमेंडमेंट के बाद अगर ये लॉ इसको वायलेट नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्रहण हट जाएगा। आया समझ में? आए पक्का? दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ
eclipse. देखो, all the laws prevalent in India before the commencement of Indian Constitution will be void up to the extent it violates Part 3 and is inconsistent with the fundamental rights. If in future, by any constitutional amendment done in FRs, if pre-constitutional laws or any provision becomes operative, if it then becomes consistent with FR. जब वो consistent हो जाएगा FR के साथ तो वो फिर से operative हो जाएगा. Clear है? Okay, now doctrine of severability. मैं तो मेरा जबान लड़खड़ाता है. Severability. हाँ चलो, भावना समझ गए. हाँ सर ऐसा सर हुआ है ऐसा कि जो अगेंस्ट में ये है, मतलब जो लॉ पहले बना हुआ था वो वॉयलेट कर रहा था तो क्लिप हो गया, उसके बाद जब अमेंड किए तो फिर वो इफेक्टिव हुआ, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ना, इतना टेक्निकलिटी में अपन नहीं कर. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास रहने दो, ठीक है. आर्टिकल वो सब जो लॉ पहले बना था उसको पहले एबॉलिश कर देना चाहिए. नहीं किए ना, तुमको बता रहा हूँ ना. 1859, 1860, 1861 के आईपीसी सीआरपीसी आज तक, जबकि देयर हैज़ बीन ग्रोइंग डिमांड फॉर दिस कि भाई इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, कम से कम इनमें पूरा अमेंडमेंट करके अपने एक नए सिरे से बनाकर हमें अडॉप्ट करना चाहिए. आज तक हुआ नहीं. आर्टिकल 13 क्लॉज 2, इफ द स्टेट मेक्स एनी लॉ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये क्या बोल रहा है? इफ द स्टेट मतलब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब इसमें इंक्लूड है. कोई भी लॉ बनाते हैं, लेकिन कब? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर 26 जनवरी 1950. तो क्या बोल रहा है? एंड इज इनकंसिस्टेंट विद द एफआरस एंड दोज लॉज बिकम्स नल एंड वाइड टू द एक्सटेंट वायलेट्स फंडामेंटल राइट. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 से जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे, अगर वो एफआर को वायलेट करेंगे तो उनमें एक्लिप्स लग जाएगा, है ना. एक्लिप्स लग जाएगा. और इन फ्यूचर इफ पार्लियामेंट डज एनी अमेंडमेंट इन एफआर्स एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दैट अमेंडमेंट इफ दोज लॉज becomes consistent with FRs, then those laws will become operative. ये बोल रहा था. अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है if the state makes any law and after the commencement of Indian Constitution and is inconsistent, then that law will become null and void to the extent it violates. दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? वो बोल रहा है कि वो लॉ पहले 26 जनवरी 1950 से पहले के लॉ, और ये बोल रहा है 26 जनवरी 1950 के बाद बने लॉ, अगर ऐसा करते हैं तो. ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर. सर मतलब इसमें ऐसा है कि अगर ये लॉ 26 जनवरी उसके बाद रहता है तो वो अगेंस्ट में आ रहा है. अगर वो फंडामेंटल राइट का अपोज कर रहा है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, दोबारा ऑपरेटिव नहीं होगा. एक्लिप्स में था वो, ग्रहण हमेशा नहीं रहता, ग्रहण लगता है और हटता है ना. इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स 13 क्लॉज 1 में है, और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. ठीक है. नो, मतलब क्या होता है? अबे यही तो है, वही तो है, इसी को समझे अपन. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर. वेवर देखो बोल रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नहीं तो कुछ लिखा है मैंने, सीधा पहला लाइन क्या शुरू हो रहा है? The efforts guaranteed by the Indian Constitution to the citizens can't be waived by the citizens, as the illiterate and poor will be subjected to exploitation by the people in the society. जैसे एक दिन दीक्षा पता नहीं सो कहा सूझा, ये हल्ला मचाने लगी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मुझे एफआर्स दिए हैं मैं उनको त्याग करती हूँ, है ना, उनका त्याग करती हूँ मैं, मुझे कोई एफआर नहीं चाहिए, कोई फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. हाँ, ये पहुँच गई, सीधा कोर्ट पहुँच गई या पार्लियामेंट पहुँच गई, मुझे मेरा एफआर नहीं चाहिए, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है एफर्ट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स कांट बी वेव्ड बाय द सिटीजन. तुमको की कोई अधिकार नहीं है कि तुम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तुम्हें एफआर्स दिए हैं तुम उनको वेव कर सको, छोड़ सको, ये तुमको है ही नहीं. क्यों? रीज़न क्या बोला? रीज़न देखो, आई कहाँ दिया है?
हाँ ये एज इलिटरेट एंड पुअर विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द पीपल इन द सोसाइटी। इलिटरेट होंगे, जो पुअर होंगे, फिर लोग उनको एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। इसलिए आप किसी को ये अधिकार है ही नहीं कि इफ कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन लीव दोज फंडामेंटल राइट्स विच इज़ गारंटीड टू देम बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 13(4) 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। ठीक है। 13 का क्लॉज 4 किससे डाला? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से। क्या बोला? नथिंग इन द आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो भी है उस पर कोई भी अमेंडमेंट अप्लाई नहीं करेगा विच इज़ डन अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पता है, स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होता है, 2 प्रोविजंस, वो ये बोल रहा है। बस एक फैक्ट है ये। देखो क्या बोल रहा है आर्टिकल 13(4) क्लॉज 4, ये ना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से जोड़ा। अब इसमें क्या बोलता है? बोलता है कि नथिंग इन द आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(1) में ऐसा जो भी है और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो भी है, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 किए जाएंगे, 368 के अंतर्गत जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब सर जो आपको बताया एक्लिप्स वाला कि पहले वो जो लॉ मतलब अगर वो वायलेट करता है तो वो जो अमेंडमेंट किया उसने जिसे वो वायलेट ना करते वो सिंपल मेजॉरिटी करेंगे। देखो सिर्फ ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से केवल आपका पार्ट 1 में होता है, और स्पेशल मेजॉरिटी से ना आपको देखोगे आप कि जहाँ भी स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ये सबको है ना, तो वो जहाँ भी मतलब यूनियन फीचर नज़र आता है, अगर आप वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा तो देन पार्लियामेंट कैन अमेंड दोज पार्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेंशन इन आर्टिकल 368, दैट इज इट विल नीड स्पेशल मेजॉरिटी, है ना, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक 1971 में अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 13 में ही क्लॉज 4 जोड़ दिया। क्या बोलता है कि आर्टिकल 13(1) की कोई भी चीज़, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की कोई भी चीज़, है ना, क्या बोल रहा है कि वो अप्लाई नहीं होगी। कहाँ अप्लाई नहीं होगी? अरे नथिंग इन द आर्टिकल, पहले वो शुरुआत तो देखो। नथिंग, आर्टिकल 31 का कुछ भी नहीं, आर्टिकल 13(2) का कुछ भी नहीं, अप्लाई नहीं होगा। मतलब नथिंग का मतलब पहले लिख दिया तो नहीं होगा ना, मतलब उस अमेंडमेंट में ये दोनों क्लॉज हाँ। तो बोल रहा है कि आर्टिकल 13(1) की कोई भी चीज़, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी। कहाँ अप्लाई नहीं होगी? टू एनी अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगी। कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368 तो वहाँ अप्लाई नहीं होगी। अभी समझ में आया? हाँ, यही है। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में ना बताया जाए ना तो कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकल हो जाता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में लो, सिंपल उसमें समझो आएगा। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यही है हेडिंग। ये तो आपने पहले याद कर लिया। नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ ये, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ फैक्ट, क्रूड फैक्ट कहाँ से लिया? इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका। फैक्ट हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक, इससे ये क्या बोलना चाह रहा है इसको समझ लेते हैं। नाउ द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, है ना, वेदर रिच वेदर पुअर दे आर इक्वल बिफोर लॉ। मतलब यहाँ कोई प्रिविलेज क्लास की एब्सेंस होगा कि हाँ ये स्पेशल है, ये रिच है, ये पुअर है, ये जमींदार है, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट में क्या होगा? देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, एवरीबडी बिफोर लॉ इज इक्वल irrespective of their wealth, irrespective of their caste, irrespective of their position। क्लियर है?
equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है? लॉ कोर्ट्स, जो ऑर्डिनरी लॉ बनते हैं, है ना, उस लॉ के सामने अगर कोई अपराधी है तो इक्वल सब्जेक्शन होगा उनका, इक्वल पनिशमेंट मिलेगा. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ भी पनिशमेंट देने में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि वो अमीर है तो उसको कम में सज़ा मिलेगी, गरीब है तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये इस कंसेप्ट का मतलब यही है. नो पर्सन वेदर रिच और पुअर इज़ अबव लॉ. कोई भी लॉ से ऊपर नहीं. समझने के लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, प्री में क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेंस में आप संभाल कर सकते हैं. नेगेटिव कंसेप्ट है, इसको नेगेटिव कंसेप्ट बोल रहा है ये. समझ में आया क्यों नेगेटिव? अच्छा चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ. ये बोल रहा है नो बडी इज अबव लॉ. ठीक, समझ जाओ. तुम एक कम्युनिटी हो, रिच हो, एक कम्युनिटी पुअर है. तुम रिच हो, तुमने सारे रिसोर्सेस अपने तुम्हारे पास कंसंट्रेट हो गए. ठीक, तुम्हारे पास कंसंट्रेट, तुम्हें चोरी की ज़रूरत नहीं है, रोटी चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, खाना मिल रहा है, पैसा है, धन है, संपत्ति है. लेकिन वहीं पर एक बहुत गरीब, उसके पास बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, भूखा मर रहा है, उसने कहीं से ब्रेड चोरी कर लिया. तो बोलोगे चोरी तो चोरी है, चोरी ये करे तो इसको भी सज़ा देंगे, चोरी ये करे तो उसको भी सज़ा देंगे. नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं हुआ. क्यों? ये बोल रहा है कि लॉ के सामने सभी इक्वल है, लेकिन क्या सबके सर्कमस्टांसेस इक्वल है? क्या सबकी पोजीशन इक्वल है ना? क्या सबके पास वेल्थ इक्वल है? क्या रिसोर्सेज इक्वल है? इसलिए इसको बोल रहा है. समझ रहे हो? नेगेटिव कॉन्सेप्ट में होता क्या? कुछ नहीं, बस वो बोल रहा है नेगेटिव कॉन्सेप्ट. बोल रहा है ये एक तरफ अच्छा लग रहा है आपको कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ऐसा इसलिए नहीं होता कि लॉ के सामने सब बराबर ही होने चाहिए, लेकिन सबको आप बराबर सब्जेक्शन दे रहे हो. आप बोल रहे हो लॉ के सामने सब बराबर है, लेकिन क्या सबके सिचुएशन एक जैसे हैं? क्या सब अमीर हैं? क्या सब अपर कास्ट के हैं? ऐसा तो नहीं है. ये बात हो गई. ठीक, क्योंकि सब उस लॉ के सामने आप बराबर तो मान रहे हो, लेकिन सब बराबर है नहीं, सब बराबर है नहीं. ठीक, और रियलिटी ये भी है, आज जस्टिस किसको मिलता है? जिसके पास पैसा है. आज जस्टिस बिल्कुल वो क्लेम कर ही नहीं सकता जिसके पास पैसा नहीं है. ये बात जान लो, यही बात है. उसमें क्यों डाले नेगेटिव कॉन्सेप्ट? ये अभी समझ जाओगे, रुको दूसरा वाला देखते हैं फिर समझोगे. ये क्या बोला? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोल रहा है. हमारे यहाँ ब्लेंड है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और किसका? राइट टू इक्वालिटी का ब्लेंड है ना हमारे पास. अभी समझ जाओगे, रुको. अभी रुको, कंपैरिजन में आओ तो समझ जाओगे. ना ये देखो दूसरा रूल ऑफ लॉ है. हाँ, अब देखो वो क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सबको. अब इसका कंसेप्ट देखो. द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. अब ये बोल रहा है इक्वल सर्कमस्टांसेस के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. नहीं, देखो हम सब ह्यूमंस हैं. आप बोलोगे हम सब कॉमन है, सभी ह्यूमंस हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस सबकी अलग अलग है. तुम रिच हो, कोई पुअर है, कोई अपर कास्ट में सारी सुविधाएं भुगत रहा है, कोई लोअर कास्ट में रहकर उसके पास वो कमी में जी रहा है. ये बात हो गई. तो अब बोल रहा है कि भाई बराबरी की बात कैसे की जा सकती है जब दोनों के सर्कमस्टांसेस अलग हैं? तो बात ऐसे होनी चाहिए कि ये अगर एक सर्कमस्टांस वाले हैं तो इक्वल लॉ इधर होगा, तुम लोगों के बीच में इक्वल लॉ एप्लीकेशन होगा. इधर अगर जो लोग गरीब हैं तो गरीबों के बीच में वो सब बराबर हैं, तो वहाँ पर लॉ इक्वल ट्रीटमेंट दे. ये बोल रहा है. अब क्या बोल रहा है? द इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. लेकिन उधर क्या बोल रहा था?
वहाँ गरीब, वहाँ चाहे ये ग्रुप हो चाहे ये ग्रुप हो, लॉ सबके लिए एक समान होगा। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन क्या बोलता है? इक्वल ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। समझ में आया? द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर इन सिमिलरली सिचुएटेड, सिमिलरली सिचुएटेड। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये सब एक समान है ना एक सर्कमस्टांसेस में, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ये। अब बताओ, अब इसको बोलेगा क्या? सर उसका सेकंड वाला पॉइंट फिर से पढ़ो एक बार, समझ जाओगे। वही जो मैंने बोला वही है, घुमा फिरा के लिखा है बस। मतलब मीनू के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो सिमिलरली सिचुएटेड है ना, दिस इज पॉजिटिव कंसेप्ट। यहाँ लिखा नहीं चाहते, वो लिखा है वो। क्यों ऐसा होगा? हाँ हुआ, दिस इज पॉजिटिव। ये ज़्यादा रैशनल लग रहा है ना, ये ज़्यादा रैशनल लग रहा है, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक, समझने के लिए ये मेंस में बहुत तुम्हारे काम आएगा। लिखने के काम आता है ऐसा कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में थोड़ी लिखा होगा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। रूल ऑफ लॉ, ये देखो एक और कंसेप्ट आएगा, रूल ऑफ लॉ। किसका रूल रहेगा? लॉ का रूल रहेगा। प्रोपाउंडेड बाय फैक्ट, बहुत A.V. डाइसी। किसने प्रोपाउंड किया रूल ऑफ लॉ थियरी? A.V. डाइसी वाज अ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाइसी, ज्यूरिस्ट जो ज्यूरी में बैठते हैं ना, लॉ के जानकार, जो पहले जानते हो, पहले वो फिल्म देखे हो रुस्तम, ज्यूरी बैठ के पहले डिसीजन देती थी। तो ज्यूरिस्ट का मतलब यहाँ होता है वन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ का एक्सपर्ट। ब्रिटिश ज्यूरिस्ट से अकॉर्डिंग टू डाइसी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा उसने, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द मेजर एलिमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एक फैक्ट हो गया है ना। व्हाट इज द मेजर एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ? इक्वालिटी बिफोर लॉ, नॉट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दिस कंसेप्ट हैज 3 एलिमेंट्स, दिस कंसेप्ट हैज 3 एलिमेंट्स। यहाँ से फ्री का क्वेश्चन बन सकता है। Absence of arbitrary power, that is no man can be punished except for the breach of law। ये क्या बोल रहे हैं? Where there is a rule of law, there will be an absence of arbitrary power। जैसे पहले मोनार्कियल सिस्टम था, तो राजा का जो मन कर दिया वही शासन है। कल रात में बीवी से बेलन खाया, सवेरे कोई चिड़िया चोरी के इल्जाम में दरबार में आया तो फांसी पे चढ़ा दिया जाए, बोल दिया, उसकी मर्जी है ना। ऐसा वहाँ होता था। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इन्होंने कंसेप्ट दिया रूल ऑफ लॉ, बोलता है वहाँ रूल होगा केवल अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड लॉ। तो जहाँ रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ है, अगर उसको उसने ब्रीच किया, मतलब ब्रीच मतलब उसका उल्लंघन किया, if he goes against the law, then only he may be punished according to the punishment prescribed by law। आई समझ में? आए? उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश कर रहे हैं, तभी तो रूल ऑफ लॉ बोल रहा है, लॉ का रूल होगा वहाँ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिशन बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स। ये तो आपको देख लिया आप पहले, इक्वालिटी बिफोर लॉ का देखे ना कंसेप्ट। द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब रूल ऑफ लॉ में एक और स्पेशल एलिमेंट क्या है कि राइट्स, जो इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको प्राथमिकता दी है। प्राइमेसी जानते हो ना, प्राइम से प्राइमेसी बन गया। प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्या बोल रहा है? रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत किसको सबसे पहली प्रायोरिटी दी है? राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, तुम्हारे राइट्स को प्रायोरिटी दी है। ये बोलता है कि अंडर द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इट इज ओनली द राइट्स ऑफ द पीपल विच हैज क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ ये बोलता है,
समझ रहे हो इस थियरी में क्या बोल रहा है, इन्होंने किसको सबसे ज़्यादा प्राइमेसी दी, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, तुम्हारे अधिकारों को प्राइमेसी दी। और ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, तुम्हारे राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये बोलता है ना। डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाई कोर्ट्स ऑफ लॉ रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये बोलता है कि भाई रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ योर इंडिविजुअल राइट, एक्चुअली इट इज़ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स विच हैज़ रिजल्टेड इनटू द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उल्टा लग रहा है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। रूल ऑफ लॉ के ये दोनों तो चलते हैं लेकिन ये अप्लाई नहीं होता, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ योर राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्ट 3 के जरिए आपको फंडामेंटल राइट्स दिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कंटेक्स्ट में, कि इंडिविजुअल राइट्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बल्कि इंडियन कंटेक्स्ट में इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द सोर्स फॉर योर फंडामेंटल राइट्स। समझ में आया? ठीक है। नोट, थर्ड वन इज नॉट एप्लीकेबल। आगे, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। एक फैक्चुअल बन गया, क्वेश्चन बन गया, सोर्स क्या है आपके इंडिविजुअल राइट्स का? रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एम्बॉडीड मतलब अंदर है उसके, ऐसा लिखा नहीं रूल ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट वहाँ नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में कहा कि रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीड, जो आर्टिकल 14 के अंदर ही निहित है, इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर गेट्स लिमिटेड, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन अमेंड, पार्लियामेंट इज हैविंग दिस अथॉरिटी टू अमेंड इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट up to the extent it does not violate basic features of the Indian Constitution। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक फीचर मान लिया है, मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती जहां रूल ऑफ लॉ अफेक्ट हो। समझे कि नहीं समझे? मतलब रूल ऑफ लॉ के जो 3 कॉन्सेप्ट है तो इंडिया में होता ही नहीं, बाकी वो 2 वायलेट। हाँ, उसमें आप कोई ऐसा पार्लियामेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती कि रूल ऑफ लॉ को चोट पहुंचे या उसके अगेंस्ट जाए। सर वो रूल ऑफ लॉ में जो थर्ड वाला है वो तो एप्लीकेबल रहता है। देखो, वो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, तो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट ने अपनी थियरी दी, अपने हिसाब से दी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इज द सोर्स फॉर योर फंडामेंटल राइट, है ना। वहाँ वो उल्टा बोल रहे हैं, वो एप्लीकेबल इंडिया में नहीं। ठीक, थर्ड वाला जो है वो एप्लीकेबल तो है नहीं, पर उसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। हाँ चलता ही नहीं तो उसको क्या बिगाड़े? हाँ, वो एप्लीकेबल ही नहीं। वो एप्लीकेबल ही नहीं तो उसमें काहे अमेंड करना? पहला और दूसरा एप्लीकेबल है, वहाँ पे ऐसा कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते जो उसके खिलाफ जाए। तो अमेंडमेंट करके हटा भी नहीं सकते। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, चलो, एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। अभी हमने इक्वालिटी पढ़ रहे, अब एक्सेप्शन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बढ़िया, है ना, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 में एक्सेप्शन है, ठीक है। देखो क्या है, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज जानते हो? स्पेशल पावर्स या स्पेशल प्रिविलेज, है ना। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इज आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज इज नॉट, पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया, नॉट से है, इज नॉट आंसरेबल। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर is not answerable to the court for the exercise and performance of the powers and duties of। ये सही है कि आर प्लूरल होना चाहिए, आर देयर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो सही है, ठीक है। चलो वो बाद में देखेंगे। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर क्या बोल रहा है, एकदम सिंपल है वर्ड में।
जब तक वो अपने ऑफिस में हैं, अपने पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर रहते हुए वो जो भी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट। उनसे कोई कोर्ट में कोई केस भी नहीं दायर कर सकता कि प्रेसिडेंट ने ये क्यों किया, गवर्नर ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ गिवन दिस इम्यूनिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 361। एट कहाँ से देख रही थी? प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्प्रिजन भी नहीं कर सकते ना। आ रहे ना, आगे आ रहे। कोर्ट में अपने ड्यूटीज़ के लिए कोई उनसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। हाँ ठीक, आर्टिकल 361 प्राइम मिनिस्टर तो लिखा नहीं, केवल प्रेसिडेंट और गवर्नर। ना दूसरा वाला देखो, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। मान लो मैं गवर्नर हूँ, मान लो, मानने में क्या जाता है, इसी समय मैंने किसी का मर्डर कर दिया, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मेरे खिलाफ ये चालू ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं इस समय गवर्नर हूँ, मैं इस समय गवर्नर हूँ, मैं स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आसीन एक व्यक्ति हूँ। वैल्यू मेरी नहीं है, वैल्यू उस पोस्ट की है। उस पोस्ट पे मैं हूँ तो कोई भी पुलिस ना तो एफआईआर दर्ज होगी, ना पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती, बल्कि वो लोग वेट करेंगे कब ये गवर्नर के पोस्ट से हटेगा। और इसी बीच में अगर वो कुछ कर दिया तो कौन? क्या सबूत मिटवा दिया? ऐसे कैसे होगा? वो बाद में केस में देखा जाएगा, वो उसकी पावर में देखो। ये तो बात सही है, अगर वो सबूत मिटवा दिया, प्रूफ नहीं हो पाया तो बच जाएगा वो। उस पे कार्रवाई तो होगी उसके बाद, लेकिन उस जब वो पोस्ट से हटेगा तब। ये क्या बोल रहा है? नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यू अगेंस्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। जैसे ऑफिस से बाहर होंगे, धर दबोचेंगे, हाँ बेटा, मतलब वो टर्म के बाद पाएंगे। हाँ, जब वो गवर्नर के पोस्ट से हटेंगे तब उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएगी। सर इसमें भी लेकिन अमेंडमेंट करना चाहिए ये, मतलब कि नहीं यार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की वैल्यू है ना, इसलिए इम्यूनिटी दिया हुआ है। आप जैसे गवर्नर बन गए, उसके बाद मुनाफा निकलता है। मर्डर वर्डर कर दिया 25-30 अरे अच्छा समीर, रुको एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ समीर बोलो, कोई क्वेश्चन है समीर? अरे हाथ रेस किए हो कुछ। वंस दे कंप्लीट देयर टेन्योर बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर प्रोसीडिंग, हाँ बिल्कुल, यस। After the expiry of their tenure, they all will be subject, whether president or governor, they will be subjected to all the criminal proceedings, which happens to the normal people. हाँ सर जैसे गवर्नर का टेनर तो फिक्स है नहीं, हाँ। तो प्रेसिडेंट उसको अगर सुना ऐसा सर किया हटा दिया, अगर हटा दिया तो तुरंत हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि मीडिया चढ़ जाएगी, मीडिया खूब खबर छापेगी और फिर सेंटर को उसको गवर्नर पोस्ट से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही हटाएंगे दबोचे। ठीक, प्रेसिडेंट को तो कोई भी हटा नहीं सकता। प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है? वो पार्लियामेंट से पार्लियामेंट हटा सकती है उसको प्रोसीजर देखोगे तुम। अरे तो अपने मन से कैसे बोल दिया कोई भी नहीं हटा सकता है? अपने मन से देश का प्रेसिडेंट उसको मर्डर करने का टाइम। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो उसको कोई हटा नहीं सकता, सबके प्रोसीजर है। नो सिविल प्रोसीडिंग्स, देखो ये क्या बोल रहा है, सिविल प्रोसीडिंग्स लेकिन चल सकती हैं, सिविल केस चल सकते हैं, लेकिन उससे कंडीशन है अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ प्रायर टू मंथ, उसको नोटिस भेजेंगे, 2 मंथ का टाइम बीतेगा, उसके बाद चल सकती है, ये चल सकता है। ठीक, मतलब सिविल मतलब किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया, किसी को कुत्ता कमीना बोल दिया, उसने डिफेमेशन केस दायर कर दिया, ऐसा केस है ना। ठीक, अब एक और फैक्ट, मैंडेमस कांट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। वो 5 रिट देखे थे तो ना आर्टिकल 32 में लास्ट में, वही एक मैंडेमस है। मैंडेमस मतलब वी कमांड। नो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू अ रिट कॉल्ड मैंडेमस। आप आदेश दे ही नहीं सकते प्रेसिडेंट और गवर्नर को, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो लोग,
इसलिए नो मैंडेमस कैन बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। ठीक, फैक्ट है। अब वही मैंडेमस और सर्शरी आप सब पढ़ोगे डिटेल में आगे ना। नो कमांड नहीं, इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। ये कोर्ट का वी कमांड कोर्ट का आदेश होता है भाई। जब तक कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट पे है, जब तक कोई गवर्नर के पोस्ट पे है, कोर्ट उनको आदेश नहीं दे सकता। इसीलिए वो उसका मतलब क्या, वी कमांड, हम आदेश देते हैं, अबे तुम नहीं दे सकते आदेश। आर्टिकल 361 ने हमें इम्यूनिटी दी है। ठीक, दे कांट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। यहीं से समझ गए आप? वही सेम ही है ना, वो थर्ड सेकंड। सर उसमें सिविल केसेस चल सकते हैं, लेकिन उसको दो महीने पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। हाँ, ये नोटिस का एक्सपायरी हो जाएगा ना 2 मंथ का, तब। द फॉरेन सॉवरेन्स, देखो द फॉरेन सॉवरेन्स रूलर्स जो भारत आते हैं, है ना, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय, अबे इम्यूनिटी है, कम्युनिटी नहीं है। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, उनको भी इम्यूनिटी है। ठीक, आर्टिकल 361, नॉट ओनली गवर्नर एंड प्रेसिडेंट बट ऑल्सो फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, राजदूत आते हैं ना, जर्मनी का राजदूत आया, वहाँ का राजदूत आया, वहाँ का किंग आया, भूटान का किंग आया, ये लोग। तो ये लोग अगर इंडिया आते, इनसे कोई अगर मर्डर वर्डर हो जाए ना, कोई अपराध हो जाए, तो उनके खिलाफ भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उनका अलग से फिर उधर चलेगा भाई। मतलब ऐसा है, नहीं तो कोई हमारे देश आएगा ही नहीं साले। वहाँ जाऊँगा, कोई मर्ज मुरा जाएगा तो मेरे को फांसी पे चढ़ा देंगे वहाँ। अब बड़े लेवल पे सब कुछ हो सकता है फॉर क्रिमिनल एंड सिविल। अब देखो और इम्यूनिटी किसको है, देखो अंडर आर्टिकल 105 MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, अंडर आर्टिकल 194 MLAs। ये तो जानते हो आप कहाँ होते हैं MPs और MLAs, ये पार्लियामेंट में होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं। आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू हैव सेड एनीथिंग और एनी एक्ट डन इन द हाउस। इसी का फायदा उठाते हैं साले, देखे हो ना, लोकसभा में कुर्सी फेंकते हैं, जूता फेंकते हैं, या कुछ भी बोलते हैं, कुत्ता बोल दिया, कमीना बोल दिया, उनके खिलाफ कोई कोर्ट में केस, लेकिन कहाँ, हाउस के बाहर किया तो चले, हाउस के अंदर इम्यूनिटी है उनको, है ना। ये हो गया। सर हाउस में अगर मारपीट हो तो कुछ नहीं करेगा। वो फिर वो जो करेगा, कौन करेगा, वो करेगा। हाँ, ये देखो आर्टिकल 361A, इसमें स्पेशल प्रिविलेज टू मीडिया है। मीडिया, आर्टिकल 361A में स्पेशल प्रिविलेज टू मीडिया, मीडिया को है, क्या है, नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इफ ही पब्लिशेस एनी ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है ना, अगर उसने ट्रू रिपोर्ट पब्लिश की है, उसके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। लेकिन अगर उसने उसमें मसाला डालने की कोशिश की, है ना, उसको चटपटा बनाया, थोड़ा झूठा बना दिया, तो फिर केस चलेगा। ठीक है, नोट, कॉमन सिविल कोड इज एनफोर्स ओनली इन, ये अभी जानोगे, एंड यूएन एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय डिप्लोमेटिक, जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी एजेंसी जो इंडिया में होगी, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। एक्सेप्शन, ये यहाँ तक आपका फ्री में बन सकता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब दे आर डिप्लोमेट्स, नो, यूएनओ के, मान लो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी यहाँ काम कर रही है और उसके हाथ से उसके बाइक से कोई मर गया, तो चूंकि वो यूएनओ की एजेंसी में काम करता है तो उसको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी, कुछ उसको इम्यूनिटी होगी। आर्टिकल 361A स्पेशल प्रिविलेज टू मीडिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट विल टेक ऑलमोस्ट 1 वीक टू कंप्लीट दिस पार्ट 3, और इम्पॉर्टेंट है, इसका यहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एक ही है, ओ चलो हो जाएगा, हो जाएगा।
अच्छा ये ओके, इधर आओ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 पे आ गया। ऑलरेडी आप लोग रट चुके हो। प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ, ये बोलता है आर्टिकल 15। आप इन ग्राउंड्स पर किसी के साथ भेदभाव, ये ग्राउंड्स याद होना चाहिए, पूछ सकता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, एससी एंड एसटी, देयर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पब्लिक और प्राइवेट। ये क्या बोल रहा है? नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ दिस 5 फैक्टर्स, बट in the constitution itself, in the article 15 clause 5, article itself has provided this, that socially and educationally backward classes, that is OBC, SC, ST, there is a provision that they can be given admission in the public or private educational institutions। इसी ने कर दिया। अब इसी ने अलाउ कर दिया, मतलब यू कैन नॉट चैलेंज कि आप उन लोग भेदभाव तो कर रहे हो भाई, आप उनको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमको नहीं दे रहे हो, तो बोलेगा हम ये तो मोटा मोटा हमने कहा, लेकिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 वी हैव एडेड दिस, दैट यस वी कैन गिव स्पेशल प्रिविलेज टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी, एससी एंड एसटी, इन एडमिशंस इन प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए 27% ओबीसी रिजर्वेशन होता है सीट्स का, और SC और ST का भी होता है, IIT में इधर उधर होता है। ये है। 27% तो अभी किए ना ओबीसी का। किसने बोला? नहीं हुआ है। 1991 से। अरे यहाँ कका 27% को बढ़ाने के चक्कर में इसलिए भी बात हो रहा है। 27% तो हाई है, और 27% बढ़ाना है, और क्योंकि यहाँ मोर देन 50% यहाँ ओबीसी हैं, तो ही इज ट्राइंग टू प्ले हिज कार्ड, वोट कार्ड फॉर वोट। ठीक है, सो ओके, अभी भेजेंगे ना, करके भेजना।